अंधेरे का आईना। शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में रेहान की पहचान एक कुशल आर्किटेक्ट की थी, जिसके बनाए डिजाइन कंक्रीट के जंगलों में हरियाली की सांस भरते थे। पर भीतर ही भीतर उसे हमेशा एक खालीपन सालता था, एक अधूरी कहानी का बोझ, जिसका शीर्षक ही उसे नहीं पता था। 30 की दहलीज पर खड़ा रेहान आज भी अपनी जड़ों से कटा हुआ महसूस करता था। उसके माता पिता ने ईद की परछाइयों से दूर एक नया जीवन चुना था, और पैतृक गांव या पुश्तैनी हवेली का जिक्र उनके लिए एक वर्जित विषय था। एक सर्द शाम, जब शहर अपनी नियॉन रोशनी में झिलमिला रहा था, रेहान के अपार्टमेंट में एक अजीब सा लिफाफा आया। लिफाफा पुराना था, उसकी खुरदरी सतह पर सदियों की धूल जमी हुई लगती थी। उस पर कोई भेजने वाले का नाम नहीं था, बस उसके नाम और पते की हस्तलिखी इबारत थी, जिसकी स्याही हल्की पड़ चुकी थी। भीतर एक जंग लगी बारीक नक्काशीदार छा दी की चाबी थी, और उसके साथ एक पीला पड़ा मुड़ा तुड़ा कागजे पर केवल 5 शब्द थे, स्याही की रेंगती हुई लकीरों में, तुम्हारे लिए, काली हवेली में तुम्हारा इंतजार है। रेहान की सांसें जैसे गले में अटक गईं। काली हवेली, वह नाम जिसे कभी उसका एक घर में नहीं लिया गया था, आज एक भूले हुए भूत की तरह दरवाजे पर दस्तक दे रहा था। 2 दिन बाद रेहान दिल्ली की आपाधापी छोड़ एक पुरानी बस में बैठकर अपने पैतृक गांव रतनगढ़ की ओर निकला। बस की टूटी हुई खिड़की से आती ठंडी हवा उसके शहर के कपड़ों से ज्यादा उसकी आत्मा को छू रही थी। धूल भरी पगडंडियां, खेतों की सूखी फसलें और दूर क्षितिज पर सूरज का सिंदूरी रंग, यह सब एक खोए हुए सपने जैसा था। रतनगढ़ पहुंचते ही उसे एक अजीब सी चुप्पी ने घेर लिया। लोग उसे अजनब निगाहों से देखते, जैसे वह किसी पुरानी कहानी का भूला हुआ पात्र हो। हवेली गांव के एक सुनसान छोर पर खड़ी थी, अपनी भव्यता और खंडहरपन का एक अजीब संगम। चारों ओर जंगली झाड़ियां और सड़ी हुई लकड़ियों की गंध, जो एक जमाने में शानो शौकत की निशानी रही होगी, आज सिर्फ एक खामोश सन्नाटा था। हवेली की काली पड़ी दीवारें, टूटी हुई खिड़कियां और बंद फाटक सब मिलकर एक मौन चीख बन गए थे। हवेली के फाटक पर एक बूढ़ा ठिंगना व्यक्ति खड़ा था, जिसकी आंखों में गहरी झुर्रियों और चेहरे पर सालों की थकान साफ झलक रही थी। उसका नाम मूलचंद काका था, और वह कई पीढ़ियों से इस हवेली का रखवाला था। काका ने रेहान को पहचान लिया, या शायद उसकी आंखों में अपने पूर्वजों की झलक देख ली। आ गए बाबूजी, बहुत दिनों बाद आए, बहुत कुछ बदल गया है। उसकी आवाज में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे वो सिर्फ हवेली के टूटेपन की बात नहीं कर रहा था। उसकी सूखी काली उंगलियों में एक मोटी लकड़ी की लाठी थी, जिसे वह कभी जमीन पर ठोकता, कभी सहारा लेता। हवेली के भीतर हवा में घुली सीलन और पुराने फर्नीचर की गंध ने रेहान का स्वागत किया। धूल की मोटी परत हर चीज पर जमी थी, और सूरज की जो किरणें टूटी खिड़कियों से भीतर आ रही थीं, वे हवा में तैरते धूल के कणों को नृत्य करती हुई परछाइयों में बदल रही थीं। हर आहट, हर सरसराहट एक पुरानी कहानी कहती सी लगती थी। रेहान अपनी चाबी निकालता है और हवेली के मुख्य द्वार पर लगे भारी जंग लगे ताले में उसे आज़म आता है। ताला एक धीमी कर्कश आवाज के साथ खुलता है, जैसे कोई पुरानी आत्मा नींद से जाग उठी हो। भीतर कदम रखते ही अंधेरा और भी गहरा हो जाता है। उसकी नजरें हवेली के भव्य मगर अब वीर आन मुख्य हॉल पर पड़ती हैं। छत से लटकती विशाल झाड़फानूस की टूटी कंधियां खाली दीवारों पर लग ये पुराने चित्रों के फीके निशान और हवा में घुली अजीब सी उदासी सब मिलकर एक डरावना सौंदर्य रच रहे थे। रेहान को लगता है कि उसे कोई देख रहा है, एक अनजानी निगाह जो इस घर की सदियों पुरानी दीवारों से झांक रही है। काका उसके पीछे चुपचाप खड़े रहते हैं, उनके चेहरे पर एक ऐसी विवशता का भाव है, जैसे वे जानते हों कि रेहान किस रास्ते पर चल पड़ा है और उसे रोक नहीं सकते। अंधेरे और धूल भरे कमरों को पार करता हुआ रेहान अपने दादाजी के बताए गए पुराने अध्ययन कक्ष तक पहुंचता है। यह कमरा बाकी हवेली के मुकाबले थोड़ा कम खंडहर था। यहां पर पुरानी किताबें और पत्रिकाओं का ढेर लगा हुआ था। रेहान ने कमरे का मुआयना करना शुरू किया। एक दीवार पर, जहां कब पारिवारिक तस्वीरें टंगी होंगी, वहां सिर्फ खाली कीलें ही बची थीं। उसने ध्यान से देखा और उसे दीवार पर एक हल्की सी दरार नजर आई, जो एक असामान्य पैटर्न में थी। उसने दीवार को छू
और उसे लगा जैसे पीछे कुछ खोखला है। कुछ देर मशक्कत के बाद उसने लकड़ी के एक पुराने थे को हटाया और एक छिपे हुए रास्ते का पता चला। यह एक संकरी गली थी जो एक और छोटे से कमरे में खुलती थी। एक ऐसा कमरा जिसका जिक्र कभी किसी ने नहीं किया था, न किसी नक्शे में था। छिपे हुए कमरे के भीतर हवा और भी ठंडी और घुटन भरी थी। यहां किसी तरह की रोशनी नहीं थी, सिर्फ एक छोटी सी खिड़की से आती चांदनी की फीकी किरणें। रेहान ने अपने फोन की फ्लैशलाइट जलाई। कमरे में एक पुरानी मेज, एक टूटी हुई कुर्सी और कोने में एक लकड़ी का बक्सा था। मेज पर धूल की मोटी परत के नीचे उसे एक चमड़े से बंधी हुई डायरी मिली। डायरी का शीर्षक था आईना। उसे छूते ही एक अजीब सी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। डायरी को खोलते ही उसे पता चला कि यह उसके परद आदा ठाकुर रुद्र प्रताप सिंह की थी। पृष्ठ पीले पड़ चुके थे और स्याही फैल चुकी थी, पर लिखावट साफ दिख रही थी। शुरुआती पन्नों में पारिवारिक जीवन और हवेली की भव्यता का जिक्र था, पर धीरे धीरे डायरी के स्वर में एक गहरा बदलाव आने लगा, एक अजीब सी बेचैनी जो अंततः पागलपन में बदलती दिख रही थी। रुद्र प्रताप सिंह एक आईने की बात करते थे जो उन्हें अदृश्य चीजें दिखाता था। उनकी पत्नी देवयानी की गतिविधियों को दर्शाता था और उन्हें भविष्य की झलकियां देता था। जैसे ही रेहान डायरी के पन्ने पलटने लगता है, उसे हवेली में अजीबोगरीब घटनाएं महसूस होने लगती हैं। कभी उसे लगता है कि कोई उसकी पीठ पीछे खड़ा है, कभी हवा में एक हल्की मीठी लेकिन उदास लोरी की धुन तैरने लगती है। एक रात जब वह डायरी पढ़ रहा था, उसे मास्टर बेडरूम से किसी चीज के गिरने की आवाज आती है। वह वहां जाता है और पाता है कि एक पुराना गुलदस्ता जमीन पर पड़ा उसके टुकड़े बिखरे हुए हैं। उसे यह कोई दुर्घटना नहीं लगती। हवेली में बिजली नहीं थी और उसका फ्लैशलाइट की रोशनी में उसे एक धुंधली परछाई दिखती है, जैसे कोई स्त्री सफेद कपड़ों में गुजरी हो और फिर अचानक गायब हो गई हो। उसकी सांसें तेज हो जाती हैं। क्या यह उसका मन है जो डायरी की कहानियों से प्रभावित हो रहा है, या काली हवेली वास्तव में किसी अज्ञात शक्ति का घर है? डायरी के पन्ने जैसे जैसे खुलते गए, रुद्र प्रताप सिंह की मानसिक स्थिति बढ़ से बदतर होती गई। वह अपनी पत्नी देवयानी पर शक करने लगे थे। उन्हें लगता था कि वह आईने में किसी और के साथ दिखती है, कि वह उनसे कुछ छिपा रही है। उनकी लिखावट हिंसक और विरोधाभासी हो गई थी। एक जगह लिखा था, आईने ने सब दिखा दिया, वह मुझे धोखा दे रही है, उसे सबक सिखाना होगा। फिर कुछ पन्ने खाली थे, जैसे उन दिनों में लिखने लायक कुछ भी नहीं बचा था, या लिखावट इतनी अस्त व्यस्त थी कि उसे फाड़ दिया गया था। अंतिम कुछ प्रविष्टियां और भी ज्यादा परेशान करने वाली थीं। रुद्र प्रताप सिंह लिखते हैं, उसे मैंने आईने में कैद कर दिया है, अब कोई नहीं जान पाएगा, हवेली में शांति रहेगी। इसके बाद सिर्फ एक तिथि थी और फिर कुछ भी नहीं। रेहान की रूह कांप उठी। क्या उसका परदाद इतना पागल हो गया था कि उसने अपनी पत्नी को मार दिया था और इसे एक आईने में कैद करने का रूप दे दिया था? रेहान ने डायरी बंद कर दी और अगले दिन सुबह होते ही मूलचंद काका से मिला। काका हवेली के बाहर एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे, जहां वे अपनी सुबह की चाय बना रहे थे। रेहान ने सीधे उनसे पूछा, काका, देवयानी दादी के बारे में मुझे कुछ बताइए, डायरी में कुछ अजीब बातें लिखी हैं। काका का चेहरा पीला पड़ गया। उनकी आंखों में डर और एक गहरी उदासी भर आई। बाबूजी, उन बातों को छेड़ने से क्या मिलेगा? कुछ राज दबे रहें तो ही बेहतर है। उनकी आवाज थरथरा रही थी। उन्होंने बताया कि देवयानी देवी एक दिन अचानक गायब हो गई थीं। गांव में यह अफवाह फैली थी कि हवेली में कोई बुरी आत्मा है, या शायद ठाकुर साहब की सनक उन्हें खा गई थी, पर किसी ने कभी खुलकर बात नहीं की। काका की चुप्पी और टालने वाला रवैया रेहान के शक को और पुख्ता कर गया। डायरी और काका के अधूरे जवाबों ने रेहान को मास्टर बेडरूम की ओर खींचा, जहां से रात में आवाज आई थी। कमरा विशाल था। बीच में एक भारी नक्काशीदार लकड़ी का पलंग था, जिस पर दशकों की धूल जमी थी। पलंग के सामने की दीवार पर एक भव्य काले फ्रेम वाला आईना टंगा था। आईना इतना बड़ा था कि लगभग पूरी दीवार घेर लेता था। उसका फ्रेम गहरा काला था, जिसमें झट-इल नक्काशी थी और कांच पर हल्की सी धुंध जमी थी जो उसकी उम्र बता रही थी। रेहान ने उस चाबी को याद किया जो लिफाफे में आई थी। उसने चाबी को आईने के फ्रेम पर बने अलग अलग छेदों में आजमाया। आखिरकार
एक छोटे, लगभग अदृश्य छेद में चाबी फिट हो गई। एक धीमी इक की आवाज आई और आईने के फ्रेम के ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा गुप्त दराज खुल गया। गुप्त दराज में एक रेशम का पुराना, पीला पड़ चुका रुमाल था। रुमाल में लपेटे हुए कुछ वस्तुएं थीं। देवयानी दादी का ये 2 सुंदर, प्राचीन डिजाइन वाली हेयरपिन, एक सूख चुका गुलाब का फूल और एक और बहुत पतली मुड़ी तुड़ी चिट्ठी देवयानी दादी की हस्तलिपि में थी और उसने रेहान के होश उड़ा दिए। चिट्ठी में देवयानी ने अपने पति रुद्र प्रताप सिंह के बढ़ते पागलपन का जिक्र किया था। उन्होंने लिखा था कि रुद्र प्रताप सिंह को लगता है कि आईना उनसे बातें करता है, उन्हें सच दिखाता है। वह उन्हें बेवफा समझते हैं और उन्हें खत्म करने की धमकी देते रहते हैं। आखिरी कुछ पंक्तियां दिल दहला देने वाली थीं। मुझे पता है कि वह मुझे कहीं छिपा देगा और कहेगा कि आईने ने मुझे निगल लिया। इसी को मुझ पर विश्वास नहीं होगा। यदि यह चिट्ठी कभी किसी के हाथ लगे तो मेरे बेटे को बता देना कि मैं निर्दोष थी और तुम्हारा पिता वह पागल हो गया है। चिट्ठी की अंतिम पंक्ति अधूरी थी, जैसे वह लिखते लिखते ही रोक दी गई हो। रेहान ने चिट्ठी को कसकर पकड़ा, उसकी आंखों में पानी भर आया। यह भूत की कहानी नहीं थी, यह एक भयानक मानवीय त्रासद थी। उसके परदादा ने अपनी ही पत्नी की हत्या की थी और इसे एक पैशाचिक घटना का रूप दे दिया था ताकि परिवार की इज्जत बची रहे। आईने ने निगल लिया, यह सिर्फ एक क्रूर झूठ था। उसने बाहर आकर काका को चिट्ठी दिखाई। काका के हाथ थरथराने लगे, उनकी आंखों से आंसू बह निकले। मैंने जानता था बाबूजी, थोड़ा थोड़ा जानता था। उन्हें सिसकते हुए कहा। ठाकुर साहब ने मुझे बहुत कसम दिलाई थी, बोले थे कि परिवार का नाम मिट्टी में मिल जाएगा। मैं उनकी लाश ठिकाने लगाने में मदद की थी, पास के कुएं में। भगवान मुझे माफ नहीं करेगा। काका ने अपने बुढ़ा पे के बोझ तले दबा सदियों पुराना पाप कबूल कर लिया। रेहान ने महसूस किया कि काली हवेली का भूत कोई आत्मा नहीं, बल्कि सदियों से दबे हुए एक अपराध का बोझ था। एक ऐसी सच्चाई जो आईने में नहीं, बल्कि मानवीय क्रूरता में छिपी थी। रेहान फिर से मास्टर बेडरूम में उस बड़े आईने के सामने खड़ा था। इस बार उसकी नज़र में कोई डर नहीं था, सिर्फ एक गहरी उदासी और एक निर्णायक गंभीरता थी। आईने की धुंधली सतह पर अब उसे अपनी ही छवि साफ दिख रही थी। एक ऐसा चेहरा, इस पर अतीत के बोझ की परछाई थी, लेकिन साथ ही एक नई दृढ़ता भी थी। आईना अब एक हत्यारे के धोखे का प्रतीक नहीं था, बल्कि उस सत्य का साक्षी था जिसे इतने सालों तक छुपाया गया था। रेहान ने फैसला कर लिया था, वह इस झूठ को खत्म करेगा, अपनी दादी को न्याय दिलाएगा और इस हवेली को, इस परिवार को इस अंधेरे के आईने से आजाद करेगा। यह काम आसान न है, यूं होगा, समाज और परिवार की प्रतिष्ठा के खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लेकिन यही एकमात्र रास्ता था उस खालीपन को भरने का जो उसे सालों से सालता रहा था। वह जानता था कि इस सत्य की कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मुक्ति की कीमत उससे कहीं अधिक थी। आईने में उसकी आंखों में एक नई चमक थी, सच की रोशनी की चमक, जो अब किसी भी परछाई से डरने वाली नहीं थी। आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट्स में बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।